बच्चों, इस लेसन में क्वेश्चन और तैयार होता है, बनता है जब हम उसे कहते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता के अन्य सभ्यताओं से तुलना। तो उस समय की हम जानने देखें तो उस समय जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता थी, मिस्र की क्रीट सभ्यता थी, चीन की ग्रेट सभ्यता थी। तो उन सभ्यताओं से हमारी जो तुलना कर रहे हैं हमने कुछ समानताएं देखी हैं। तो लगभग सारी चीजें एक सी हैं तीनों सारी सभ्यताओं में, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं एक दूसरे संपर्क रहा होगा। तो पहली चीज है कि उनकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है। हमने जानना है कि हमारे जो इसमें हड़प्पा में लिपि मिली है वो चित्रात्मक लिपि मिली है, और जो सिंबल्स जो हैं वो चित्र हैं वो लगभग 375 से लेकर 400 चित्र के आसपास हमें देखने को मिलते हैं, और इतने ही लगभग उन सभ्यताओं में भी रहे हैं। दूसरा, एक उन्हें सूत कातना दूसरी विशेषता है। सूत हम जानते हैं कि कपड़ा बनाने के लिए ये रही होगी कि लोग कपड़ा बनाने के लिए सूत को काटते होंगे। तो सूत काटना भी उनकी एक समानता है। मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना, जो बर्तनों पे कलर करे जाते हैं उन्हें रंगाई की जाती है। तो ये हमने देखा होगा कि चीजें उसमें काफी समानता थी। उस समय लोहे का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था, लोग लोहे की जानकारी नहीं थी। इसे भी एक हमारी, क्योंकि किसी भी सभ्यता में है, किसी भी सभ्यता में लोहे की जानकारी उस समय तक नहीं हुई थी, बल्कि जो बर्तन थे वो बर्तन तांबे के या पीतल के, तांबे के पीतल के बर्तन बनाए जाते थे, और इन्हीं से औजार भी बनाते थे। हम कहते औजार भी इन्हीं के बनाते थे। औजार प्लस बर्तन और तांबे से और पीतल के बनाए जाते थे। हमने देखा होगा कि गांव देहात में अभी भी बहुत सारे जो गांव हैं, पुराने लोग हैं, उनके घरों में पीतल के बहुत बर्तन मिलते हैं। तो तांबे के कुछ बर्तन मिलते हैं तो उनके यूज होते थे। जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बनते थे, क्योंकि जो लगभग लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर समान था। उन लोगों में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि सब लोग किसान थे, खेती का काम करते थे। तो उनका आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर समान था, कोई अंतर नहीं था। उनमें आपस में व्यापारिक संबंध थे। व्यापारिक उनके संबंध थे, तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना जाना भी चलता रहा होगा। तो उनमें आपस में काफी सारे समानता है। कुछ धार्मिक और राजनीतिक समानता भी थे। मैं इसको मिटा पाऊँ क्योंकि मेरे यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ रही है, हो रही है, छोटा बोर्ड वगैरह, तो मैं इसे यहीं पे मिटा करके इसे दोबारा रब करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको भी मिटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। कुछ धार्मिक और राजनीतिक समानताएं थी। धार्मिक और राजनीतिक की जो पूजा करते थे उस समय के लोग लगभग सारे प्रकृति की पूजा करते थे। चाहे किसी भी देश में चले जाएं, सभी प्रकृति की पूजा थी। मेसोपोटामिया में भी वही चीज थी, हड़प्पा सभ्यता में वही चीज थी। और जो उनके देवता हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के देवता हैं, वो देवता वो काफी सिमिलर देवता है हमें मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया में मिले हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ पूजा होती थी में प्रकृति की, जो देवता हैं पुरुष, उसमें मेनली शिव
का ज्यादा दिखाया गया है कि हमारे यहाँ जो मूर्ति मिली है आराध्य देव की, वो और मेसोपोटामिया में भी एक धड़ मिला है पुरोहित का, तो वो काफी आपस में सिमिलर है। तो हमें लगता है कि उस समय भी ये सारी उसमें समानता रही होगी। और हमें एक चीज है कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, उस मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत सारी चीजें हमारी उनसे मिलती हैं। मोहर, आभूषण, और चित्र, दीवारों को बनाने का तरीका, ये सारे आपस में इतने सिमिलर हैं कि देख के लगता नहीं कि ये दोनों कि बहुत हजार किलोमीटर दूरी की सभ्यताएं हैं। लेकिन निश्चित रूप से वो सारे लोग आपस में कहीं ना कहीं उनके व्यापारिक संबंध हो या किसी और तरीके के संबंध हो, वो लोग आते जाते रहे होंगे और उनमें एक काफी सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो इन सारी बातों से हमें पता लगता है कि ये सारे जो लोग थे आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मन से, दिल से और व्यापारिक नजरिए से काफी समान थे, समानताएं थी उसमें। अब ये चीज के अलावा मैं कुछ चीजें इसमें छोटी छोटी चीजें बताना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे अच्छा लगेगा कि उसमें कुछ चीजें हमें पता लग जाए कि कौन सी चीज कहाँ थी। क्योंकि कई बार हमें इस लेसन में मैप का काम आता है, उस मैप में कि भाई राजस्थान में कौन सा स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए फेमस है, तो इसको मिटा रहे हैं। तो कुछ चीजें हम उसमें पढ़ रहे हैं। एक प्रश्न आता था, मैं देख रहा था कहीं पे कि शिल्प उत्पादन के क्या क्या केंद्र थे। पहले हम इसे देख रहे हैं। बच्चों क्या ध्यान रखें, ये शिल्प जो है, शिल्प का मतलब हमारा कोई बर्तन नहीं है ऐसा, बल्कि जितने भी कलाएं हैं वो सब शिल्प होती हैं। चाहे वो सूत काटना हो, बर्तन बनाना हो, औजार बनाना हो, खेती करना हो, व्यापार करना हो, पशुपालन करना हो, ये सारे शिल्प के हिस्से हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अलग अलग प्रकार के शिल्प उत्पादन किए हैं, अलग अलग शिल्प डेवलप हुए हैं। तो जैसे सबसे पहले हम जैसे एक जगह देख रहे हैं, हमें तांबा, कि भाई उस समय के जो लोग थे वो तांबा कहाँ से इस्तेमाल कर, हमने पढ़ा है कि यहाँ पे तांबे का और पीतल के ज्यादा इस्तेमाल है, लोहे का इस्तेमाल नहीं है। तो लोग तांबे को कहाँ से पढ़ते होंगे, वो कहाँ से लेते होंगे। तो तांबा खेतड़ी राजस्थान में एक जगह है, ये वहां से लेते होंगे। और सोना दक्षिण भारत में, क्योंकि पूरे देश में सोना नहीं मिलता है। एक मैं चीज बताना चाह रहा था कहीं पे, फ्रांस, ये फ्रांस जो एक शब्द है, ये विशेष बर्तन होता है, इसे हम कहते हैं कीमती धातु का बर्तन। इसमें क्या होता है, रेत होते हैं, जिसमें के बालू, रेत बारीक, इसमें चिपचिपा पदार्थ लिखता है, रंग, इनको मिला के बर्तन बनाते हैं। और ये बर्तन जो है बहुत ही सुंदर होते हैं और इनके इस्तेमाल तरल पदार्थ रखने में, ये तरल पदार्थ जैसे तेल है, इत्र है, इन चीजों को रखने के लिए इनके इस्तेमाल किया जाता था, है? तो ये तेल, और मैं लिख देता हूं शॉर्ट में,
थे और इनको इन सब चीज को वहां कंटेन करने के लिए रखने, इकट्ठा करने के लिए रखते थे। कुछ चीजें मन के बनाने के लिए हमने ये पढ़ा है अपना, ये मन के सैलखड़ी एक मिट्टी है एक प्रकार की। तो ये सारी चीजें भी हमें राजस्थान से प्राप्त होती है, इनको भी राजस्थान से मिलती थी हमें। फिर हमें कुछ चीजें शंख मिले हैं वहां पे, इसे हम घोंगे भी जानते हैं। ये दोनों चीजें हमें नागेश्वर गुजरात में है और बालाकोट, ये दोनों चीजें हमें वहां से मिली हैं। घोंगे, ये शंख है वर्ड, शंख और घोंगे, ये घोंगे हमें नागेश्वर और बालाकोट से मिले हैं। और एक कार्नेलियन पत्थर होता है, कार्नेलियन, ये पत्थर है, ये हमें गुजरात का जो भड़ौत शहर है यहां से हमें मिला है। तो वो पत्थर कीमती पत्थर होता था। इन सारी चीजों का इस्तेमाल हम वहां से करते थे। एक लाजवर्थ नीले रंग का एक पत्थर होता था, ये यहीं पे लिख देता हूँ, छोटा सा ही है। ये शेतुरघई अफगानिस्तान में है। में लिख रहा हूँ कि जगह कुछ कम सी है। ये अफगान में शेतुरघई है, तो वहां से लाजवर्थ पत्थर मिल रहा है। तो वहां ये नीले कलर का पत्थर होता है जिसका इस्तेमाल कीमती रंग बनाने में और धातु की इनकी मूर्तियां और चित्र वगैरह बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। तो हमें मोटे मोटे देखने मिला कि हमें कौन सी चीजें कहाँ से हमारे यहाँ आती होंगी। तो तांबा और सोना, फ्रांस, बालू। इसमें एक चीज और भी, खेतरी से हमें तांबा मिला है। इसके साथ एक ओमान है, ओमान एक देश है, वहां से भी हमें तांबे की सप्लाई हुई है, क्योंकि वहां से जो बहुत अच्छी क्वालिटी के तांबे से मिले हैं, इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारी चीजें सोना, बालू, रेत, बर्तन, मनके, सैलकड़ी, ये सारी चीजें हमें अलग अलग क्षेत्र से मिलती थी। तो हमें इसे मालूम पड़ना चाहिए कि हमें कौन से क्षेत्र, हमारा कौन सा शिल्प कहाँ से हमें प्राप्त होता था। तो इसमें एक चीज यहाँ जोड़ देता हूँ थोड़ा सा, हमारी चांदी ये अफगानिस्तान से मिलती है। इसमें हिंट जोड़ देता हूँ, चांदी ये भी अफगानिस्तान से मिलते थे। और इसमें हमें बहुत सारी चीजें मिली अफगानिस्तान से, शीशा, टिन। अब देखें, शीशा, टिन, लाजवाब, चांदी, ये सारे अफगानिस्तान से हमें हमारे यहाँ सप्लाई होती थी। और एक जो आज तक भी हमने देखें तो एक संगमरमर, पूरे भारत में जो संगमरमर है वो संगमरमर केवल राजस्थान से प्राप्त होता है। ये संगमरमर केवल राजस्थान से हमें देश में सप्लाई होता है। तो हम देखें तो शिल्प उस समय के शिल्प उत्पादन के ये सारी चीजें जो थी उनके कहाँ से प्राप्त होती थी, ये मैंने आपको थोड़ा बताया इसमें, ये अच्छा रहेगा हम हमेशा जानकर रखें। तो इसके अलावा एक और बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें मैं कुछ बातें आपको और बताना चाह रहा हूँ कि कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और उस सभ्यता का विकास में वो कहाँ कहाँ पे वो चीजें मिली हैं हमें। तो इसे मिटा देते हैं पहले। अभी मैंने आपको ये बताया कि कौन सी चीज कहाँ पे मिली हमें, लेकिन अभी कुछ जगह ऐसे हैं जिनको जानकारी मैं देना चाहूंगा। वो है कि हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से थे। हमें पूछा जाता है कि बार की भी हड़प्पा कालीन 2 स्थानों के बारे में बताइए।
तो हमें सबसे पहले राजस्थान में हमें कौन कौन सी जगह हैं जो उस समय की हैं। कालीबंगान ये राजस्थान में है। गुजरात, गुजरात में बहुत सारे जगह हैं जो बहुत फेमस रही हैं, जो जहां पे इन सभ्यता के पहचान में हुई है। वो एक है लोथल, धोलावीरा, हम बता रहे थे नागेश्वर, भड़ोच, रंगपुर, ये जगह हमारी गुजरात में है जो काफी फेमस है। एक है हरियाणा, बनावली, और राखीगढ़ी। बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों जगह हरियाणा में हैं, ये काफी फेमस हैं। भारत के जो पंजाब है, इसमें रोपड़, और जो पंजाब पाकिस्तान में है इसमें हड़प्पा और मोहन मोहनजोदड़ो, ये दोनों जिस समय पाकिस्तान के हिस्से में है। तो ये पंजाब का हिस्सा था, पंजाब का हिस्से दो बार में फटा था, कुछ हिस्सा पंजाब भारत में रह गया, कुछ पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो जो दो हड़प क्षेत्र है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो पंजाबी प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पे सारी चीजें हैं। सिंध, ये सिंध में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, हड़प्पा पाकिस्तान के में यहाँ पे है, इसमें पंजाब पाकिस्तान के और इसमें है। अफगानिस्तान में सो तो गई, शो तो गई अफगानिस्तान में है। और बलूचिस्तान में मेरगढ़ और बालाकोट। ये बलूचिस्तान में है। तो हमें जो मुख्य मुख्य ऐसी चीजें हैं, और इसमें सिंध में एक चीज और सी, चन्हूदड़ो नाम आप सुनेंगे। ये दोनों इसमें है, सिंध में मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो सिंध में है। ये बहुत ही इसके हड़प्पा कालीन मुख्य स्थान है। जो हम देखें तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा सॉरी, अब हमारे पश्चिमी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें भी कुछ क्षेत्र मिले हैं। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, इनमें भी कुछ क्षेत्र मिले हैं जो जहां पे हड़प्पा कालीन चीज मिली हैं। और जम्मू,
जम्मू में भी एक जगह है मांडा, वहां पे हड़प्पा कालीन कुछ चिन्ह, कुछ संकेत मिले हैं, जिससे वहां ये पता लगता है कि ये स्थल उस समय से जो सभ्यता थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता, मोहनजोदड़ो कालीन सभ्यता, वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली थी। अगर हम देखें तो अफगानिस्तान से लेके और पूरा का पूरा पंजाब उसमें आया, राजस्थान का कुछ हिस्सा, कुछ हरियाणा का, कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश का। तो इन क्षेत्रों में काफी सारी खुदाई के बाद चीजें पता लगी हैं, जिससे हमें अंदाजा लगता है कि क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत बड़ी एरिया में फैली हुई सभ्यता थी, और ये अलग अलग क्षेत्रों में लोग रहा करते थे। कुछ इसी में थोड़ी सी चीजें और मैं जोड़ रहा हूं कि ये क्षेत्र हमारे कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे थे। मैं इसमें इसको देखें तो इसको थोड़ा सा मैं और जोड़, जैसे राजस्थान के कालीबंगा है, ये वहां की एक सरस्वती नदी है, उसके किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारे किन से, सिंधु नदी के किनारे। ये सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। रोप जो कश्मीर का मांडा है, ये चिनाब, आपने नाम सुना होगा नदी का, ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा हमने बता ही दिया है। लोथल जो था गुजरात में है, ये भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये बनावली, बालाकोट, आलम, बनावली जो है, जिसमें पहले उसे सरस्वती नदी कहा करते थे। हमने हरियाणा में बनावली, और दो चीज मैंने आपको बताई थी, राखीगढ़ी, ये पहले ये सरस्वती नदी हुआ करती थी, जहाँ राजस्थान और हरियाणा दोनों बहती थी। उसे पुराना नाम सरस्वती था, जिसका आपका नया नाम हो गया है घग्गर। ये घग्गर है, ये नया नाम इसके नदी का है। तो ये वहां पे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने जगह बता दी कि कौन कौन सी चीजें कौन सी नदी किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी। ठीक है जी। अफगानिस्तान तो अलग क्षेत्र है, क्योंकि ये नदी वहीं से निकलती थी। तो ये बालाकोट जो थे, ये सारे गुजरात वाले जो क्षेत्र है, सारे समुद्र किनारे के पड़ते हैं। तो वहाँ कुछ नदी भी थी, भोगवा, और यहीं पे बालाकोट, बिंदर नदी जो अरब सागर में मिलती है, वहीं पे थी। तो इस प्रकार हमें देखते हैं कि कुछ जो मेन में कि कौन सा क्षेत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो इसमें आ गया, और कौन सा क्षेत्र किस स्टेट में है जिसको हम रिकॉग्नाइज करें। मान लिया हमसे पूछा जाए कि बनावली राखीगढ़ी के बारे में बताइए कि कौन से क्षेत्र में है, किस राज्य में, तो मेरे को तुम्हें पता लगे हरियाणा में, और वो सरस्वती नदी के किनारे, जिसका नया नाम घग्गर है, वहां पे है। ऐसे पाकिस्तान जो हड़प्पा है वो रावी नदी किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे थे, हैं। तो ये बलूचिस्तान बालाकोट है, जैसे बालाकोट है, बालाकोट बिंदार नदी के किनारे है। तो ये सारी चीजों से हमें काफी सारे इस लेसन के बारे में मैंने आपको मेन बातें बताने की कोशिश करी है, वो आपने समझ में आई उम्मीद करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी एक चीज जो अब इस लेसन के अंत की तरफ ही चल रहा हूं, मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो मेन चीज आएगी कि भाई इतनी बड़ी सभ्यता थी, ऐसी क्या वजह रही होगी कि सभ्यता एकदम खत्म हो गई। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रुझान, सबने किसको इस सभ्यता के खत्म होने के अलग अलग कारण बताए हैं। कोई एक निश्चित कारण पर हम नहीं पहुंचे, तो फिर भी हम प्रयास करेंगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता के पतन के कारण। अब
वैसे तो क्वेश्चन अपना आप में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमें एविडेंस से इसको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसमें देखना पड़ेगा कि ये कोशिश की ये हड़प्पा इतनी विकसित सभ्यता थी, तो ये विकसित के साथ साथ बड़ी उन्नत हम कह सकते हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि वो सभ्यता खत्म हो गई। तो जो वो विद्वान बताते हैं सबसे पहले एक है कि वो जो जलवायु है, हो सकता है कि उस समय इस नदी के जलवायु परिवर्तन के द्वारा कुछ ऐसे चेंज हुआ हो कि वहां क्लाइमेट बदल गई हो, या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई हो या बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई हो, जिससे वहां जलवायु परिवर्तन हुआ और उसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई हो। दूसरा कारण बनाते हैं जो नदी थी, नदियों का बहाव या रास्ता बदलना। ये मैं भी देख रहा था कि उस वक्त जो सिंधु सरस्वती नदी है जो पंजाब में बह रही थी, हरियाणा पंजाब की चल रही थी, वो सिंधु की तरह सिंध नदी में जाके मिल रही थी, उसने अपना रास्ता बदला और उस रास्ता बदलने से वो कुछ हिस्सा जो बहुत विकसित था वो छूट गया। और हो सकता है वहां पे रास्ता बदलने से जो पानी नहीं रहा लोगों के पास में, खेती बाड़ी खत्म होगी, पशु पक्षी मर गए, तो लोग कुछ मर गए होंगे और कुछ जो रहे होंगे उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया होगा। तो नदियों के बहाव से या नदियों का रास्ता बदलने से भी हो सकता है सभ्यता समाप्त हो गई हो। इसमें लोगों का पलायन हुआ, ये भी संभावना हो सकती है कि वहां से लोग सारे एक साथ चले गए हों, क्योंकि जब नदी ने रास्ता बदल लिया और रास्ता बदलने से सूखा पड़ने लगा तो लोगों ने वहां से पलायन कर गया हो और पलायन करके वो कहीं और जगह चले गए हों। लेकिन फिर एक चीज संभावना आती है कि कहीं भूकंप तो नहीं आया हो, तो हो सकता है भूकंप से वो सारी चीजें टूट गई हो, दब गई हो, और वहां लोग कुछ जो मर गए हों और कुछ जो बचे उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया और क्षेत्र छोड़ करके वो कहीं पलायन कर गए हों और वहां से वो सारे दूसरे नदी चले गए हों। एक कारण आता है कि शायद क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो, कि बाढ़ आ गई हो और बाढ़ इतनी ज्यादा आई हो कि वहां पशु पक्षी जो थे वो मर गए हों, खेती बाड़ी सूख गल गई हो, और लोग वहां से कुछ जो बचे होंगे, कुछ मर गए होंगे बाढ़ में और कुछ जो बचे होंगे उन्होंने फिर पलायन कर लिया, बाढ़ के कारण शायद पलायन हुआ हो। तो ये कारण बना सकते हैं। एक कारण माना जाता है कि कुछ या तो विदेशी या आर्यों का आक्रमण, क्योंकि ये यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आर्य कहां से आए, इसके बारे में लोग अलग अलग रिसर्च चल रही हैं, जो कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि आर्य निश्चित रूप से भारत की जाति नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं चाहे वो 50 साल पहले 20,000 साल पहले भारत की तरफ आई हो, और ये जातियां यूरेशिया से आई थी। तो यूरेशिया या तो ईरान से आई या ईरान की यूरोप की तरफ से कहीं से आई, उन्होंने भारत के ऊपर हमला किया हो। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा करने सभ्यता के जो लोग थे, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया हो, और हमला करने के बाद क्योंकि वो खूंखार आदमी थे, वो ज्यादा एग्रेसिव थे, तो उन लोगों ने या विदेशी जो भी आक्रमण कर रहे हो उन लोगों ने वहां के जो मूल निवासी थे उन्हें मार डाला हो, और या तो मार के अपना गुलाम बना लिया हो या फिर उनके ऊपर उन्हें देश निकाला दे दिया हो, और उनके बाद उस क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा कर लिया हो। तो वो क्षेत्र बाद में धीरे धीरे जीतते हुए भारत के हम जैसे कहते हैं कि आर्य भारत में आए, तो वो क्षेत्र खाली रह गया हो, और वहां पे जब नदियां चली गई, सूख गई, कुछ नहीं रहा, तो क्षेत्र खत्म हो गया, और वहां पे नदियों के बाढ़ आई हुई हो, पानी भर गया हो, धूल मिट्टी रेत से उसकी जंगलों से ढक गई हो, और वो सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई हो, खत्म हो गई हो। तो ये सारे कारण कुछ लगते हैं, तो हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 लगभग 6-7 कारण हैं जिनके बारे में लोग बताते हैं, विद्वानों ऐसे जिक्र करते हैं कि इन सारे कारणों की वजह से कोई ना कोई कारण रहा हो या एक से ज्यादा कारण रहे हो जिनकी वजह से वो सभ्यता
खत्म हो गई है। तो बच्चों ये कोशिश की है मैंने आप लोगों को इस लेसन के द्वारा आपको बहुत सारी चीजें समझाने की। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो, लेकिन मैंने अपनी तरफ कोशिश की है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ लें, और समझने के बाद में इसको फिर डिटेल में अपनी जो किताबें हैं उससे पढ़ें, और इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा। बारीक जितनी भी चीजें वो सारी यहाँ मिल जाएंगी, और इनके मिलने के बाद में आप इनको लैंग्वेज में अपनी भाषा में इनका उत्तर दें। धन्यवाद।